हेवन की इमारत के अंदर शोर ज़रा देर को थमा था। अब वहाँ सकूत था, लेकिन मुकम्मल सकूत तो अब भी नहीं था। वक्फे वक्फे से एक आवाज़ गूंजती थी जो हकाइक से पर्दा उठा रही थी। जिस आवाज़ से एक बार इल्ज़ाम धरा था, आज वही आवाज़ हक की बात कर रही थी। वो शमशेर था, डीआईजी शमशेर। कैमरे, माइक्स और फ्लैशलाइट्स के दरमियान खड़ा हो कह रहा था, मेराज सुल्तान के खिलाफ मिलने वाले तमाम सबूत झूठ का पलंदा थे और कुछ नहीं। उनके अपने ही भाई ने जायदाद की खातिर एक फरिश्ता सिफत इंसान को ना सिर्फ कत्ल करवाया, बल्कि उन पे कई सारे घटिया जराइम प्लान किए। मजमे में खड़े हसन की आंखें भीग रही थीं। आले सुल्तान ने आसूदगी से आंखें बंद कर ली थीं, जैसे एक खूबसूरत मौसीकी सुनते वक्त वो मदहोश सी हो। पुलिस के सामने ऐसे गवाह और सबूत लाए गए कि पुलिस गुमराह हो गई। लेकिन पुलिस से उमर हयात, जो कि महरूम मेराज सुल्तान के दामाद और भांजे हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट पे, उनकी इंसाफ की अपील पे दोबारा कार्रवाई शुरू की। तो चंद ऐसे हकाइक से पर्दा उठा जो हमारे लिए भी शॉकिंग थे। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ना मैंने पिछली बार कोई ज़ाती दुश्मनी निभाई, ना अब मैं किसी को फेवर दे रहा हूँ। पुलिस सबूत और गवाहों पे काम करती है। मैंने और मेरी टीम ने अपना काम गैर जानबदारी से किया, लेकिन एक बार फिर हम मेराज सुल्तान और उनके ख़ानदान से माजरत चाहते हैं। उमर हयात ने सीने पे हाथ रखकर सर को हल्का सा हन दिया, यूं जैसे माजरत कबूल की हो। लैल उल्टे कदम पीछे होती जा रही थी। उसका सफ़र ख़त्म हुआ, अब उसे यहाँ नहीं रहना था। उसका कहानी से जाने का वक्त हुआ जाता था, और वो दबे कदमों जा रही थी, वैसे ही जैसे वो आई थी। उसका आना ठंडी हवाओं जैसा था। वो जा रही थी अपने पीछे खजां छोड़कर। उमर हयात की जानिब से मिलने वाले सबूतों की बिना पे और हाले सुल्तान की दर्ज करवाई गई FIR की बुनियाद पे हमने शम्स सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा काम था सच और सबूत सामने लाना। आगे का फैसला अदालत का होगा, और मुझे यकीन है अदालत इंसानियत के मसीहा और फरिश्ता सिर्फ इंसान मिराज सुल्तान को इंसाफ ज़रूर देगी। इस सारे मैस में जो आदमी बराबर का शरीकदार था, वो फ़हीम मिर्ज़ा था। शमशेर के हाथ के इशारे पर मजमे में खड़ा फहीम बदका था। फ़हीम मिर्ज़ा के खिलाफ हमारे पास तमाम सबूत हैं। उनके खिलाफ FIR कटवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनके बेटे का गार्ड है, नूह मुगल। रिपोर्टर्स का शोर बुलंद हुआ था। मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ बातें। फहीम उड़ती हुई रंगत के साथ खड़ा था। उसके जिस्म से जैसे रूह खींची जा रही हो। वो उल्टे कदमों से पीछे होने लगा था, लेकिन अपने अक में खड़े मुस्कुराते हुए पुलिस अफसर को देखकर उसका खून खुश्क हो गया था। दूसरी गवाही फ़हीम मिर्ज़ा के बेटे याकूत मिर्ज़ा की है, जिन्होंने अपने ही बाप के खिलाफ FIR कटवाई है कि उसका बाप ज़बरदस्ती उसे नूह मिर्ज़ा की प्रॉपर्टी, जो कि गस्ब हुई है, उस प्रॉपर्टी पे फ़हीम अपने बेटे से काम करवाना चाहता है। शमशेर सांस लेने को रुका। लेकिन याकूत मिर्ज़ा ने आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए नूह मुगल की सारी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी है, और अपनी बीवी, जिससे उनका ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया था, वो उसे तलाक देकर कनाडा रवाना कर चुके हैं, ताकि वो उन्हें अपने ही बाप के अताब से बचा सकें। बड़ी सी स्क्रीन पे अपने बाप के खिलाफ ये सारी बातें सुनता हुआ याकूत सख्त बेचैन था। उसकी रूह झंझोड़ जा रही थी। वो जैसा भी था, उसका बाप था। उसे इस तरह मजमे में जिल्लत उठाते देखकर उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। मजमे में से अब फ़हीम मिर्ज़ा को ले जाया जा रहा था। वो पूरी तरह भगते जगते हुए जा रहा था। यकदम वो खुद को छुड़ाकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। वो खुद को बुरी तरह मार रहा था, चीख चिल्ला रहा था। उसके साथ जो कुछ हुआ था, वो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देने के लिए काफ़ी था। उसका पैसा, उसके असासे, ओ खुदाया, वो बर्बाद हो चुका था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर एक कच्ची बस्ती में नूर मुगल अपनी गाड़ी से उतर रहा था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। सुनहरी आंखें सुकून से चमक रही थीं। उसके हाथ में पैसों से भरा ब्रीफकेस था, जिसे वो गाड़ी की छत पर रखे हुए था। कच्ची बस्ती के बच्चे सूटेड बूटेड आदमी को देखते भागते हुए उसकी तरफ दौड़ रहे थे। वो खुशी से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ रकम को मुट्ठियों में भरकर आसमान की जानिब उछाल रहा था। कीमती कागज जरा सा ऊपर होकर नीचे गिर रहे थे। वो दोबारा मुट्ठियां भर भर कर पैसे हवा में उछाल रहा था, साथ साथ चिल्ला रहा था, मैं नूह मुगल हूँ और मैं आज़ाद हूँ। उसकी आवाज़ नाचते गाजते बच्चों के शोर में भी नहीं दब रही थी। उसकी आवाज़ पुरजोश थी, बेसब्र थी। मैं नूह मुगल हूँ और मैं आज़ाद हूँ। वो एक बार फिर उसी तरह चिल्लाया था। अब वो मुसलसल चिल्ला रहा था। बच्चे, मर्द, औरतें सब पैसे चुन रहे थे। सब उसे दुआएं दे रहे थे, लेकिन उसे किसी का होश नहीं था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जो कुछ उसे याकूत ने लुटाया था, वो उसके लिए आब हयात था।
दूर से देखूं तो फिजा में नोट यूं उड़ रहे थे जैसे रुई के गाले। नू मुगल चिल्ला चिल्ला कर अपनी आज़ादी का पता दे रहा था। लेकिन क्या वो वाकई आज़ाद हो सकता है? पुलिस मोबाइल सायरन बजाती अपनी मंजिल को जा रही थी। शम्स सुल्तान के साथ दो सिपाही बैठे थे। वो बार बार अपनी गर्दन पे हाथ फेरता था, कभी चेहरे पे। सख्त इस शराब के आलम में उसे जैसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जैसे डूब डूब कर उभर रहा था। उससे उसकी मताए हयात छीन ली गई थी। वो पैसा जो उसके लिए सब कुछ था, वो अब उसका नहीं था। शम्स को यूं लग रहा था जैसे कोई छुरी से उसे ज़िबा कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। यकदम पुलिस मोबाइल एक झटके से रुकी। शम्स से झालियों के पार से देखा। वो एक लोगों का हुजूम था जो गाड़ी के दाएं बाएं आगे पीछे से गाड़ी को घेरता जा रहा था। शम्स का दिल बेख्तियार सिकुड़ कर फैला था। वो जानता था अब क्या होगा। ओ खुदाया, कम अज़ कम ये नहीं। लोगों ने हाथ में मेराज सुल्तान के हक में बैनर्स उठा रखे थे। उनके चेहरे मुश्ताल थे। उनके नारे नफरत अंगेज थे। गाड़ी के अंदर बैठा शम्स अच्छी तरह जानता था ये लोग मिराज सुल्तान को जानते तक नहीं होंगे। ये बस एक ट्रैप होगा और कुछ नहीं। ये बस एक कवर अप होगा। अगले ही लम्हे गाड़ी पे डंडों की बरसात शुरू हो गई। शम्स ने देखा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, ना उन्हें रोक रही है, ना शम्स को बचा रही है। वो सुन रह गया। उसे लगा अब वो कभी हरकत नहीं कर सकेगा। उसी लम्हे कई लोग पुलिस मोबाइल में घुस आए थे। एहलकारों के सर पे डंडे बरसाए। शम्स खौफ से पीछे को जा रहा था। दूर कहीं वो खुद को खुद ही खत्म कर लेना चाहता था, लेकिन इन लोगों से बचाना चाहता था। कोई उसे इन लोगों से बचा ले। अगले ही लम्हे लोग उसे कॉलर से पकड़े दबोच चुके थे। वो खुद को इन लोगों से बचाना चाहता था, लेकिन इतनी सख्त खुद में नहीं पाता था। अगले चंद लम्हों में वो मुश्ताल लोग उसे सड़क पे ला चुके थे। लोग वीडियो बना रहे थे, लोग बचा नहीं रहे थे। शम्स खौफ और बेयकीनी से खड़ा था। उसके कदम हिलने से इनकारी थे। चंद एक लोग अब उसे मार रहे थे। वो नीचे गिर गया था। सड़क के बीचों बीच वो गिर पड़ा था और लोग उसे लाते और ठुड्डे मार रहे थे। वो अपने ऊपर हाथों से पहरा बना रहा था, लेकिन बेसुध। लोग ज्यादा थे और वो अकेला था। वो पूरी तरह जख्मी हो चुका था। अब के लोग हटे थे। शम्स को लगा उसकी जान बख्शी हो गई थी। वो जख्मी टूटे वजूद के साथ बढ़ा करा रहा था जब उसे अपने ऊपर एक मां सा डलता महसूस हुआ। और यहाँ शम्स यूसुफ सुल्तान का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। वो शस्त्र रह गया। उसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकलने लगी। प्लास्टिक के गैलन पकड़े लोग उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे। पुलिस वाले जख्मी होने का नाटक किए एक तरफ कोने में पड़े थे। और लोग लोग तो वीडियो बना रहे थे, लोग बचा नहीं रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। वो अपने जख्मी वजूद को घसीटते हुए पीछे होता जा रहा था, लेकिन उसके सामने खड़े इंसान नुमा जल्लाद, उनकी आंखों में ढूंढने से भी कोई तस्वीर नहीं मिलता था। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत करो। वो क्या रहा था, जख्मी हाथ जोड़े उनसे मिन्नत कर रहा था, लेकिन यहाँ उसकी कौन सुनने वाला था। अगले ही लम्हे एक आदमी ने अपना लाइटर सुलगाया और शम्स के ऊपर उछाल दिया। आग भड़क उठी थी। जहन्नुम जैसी आग ने चंद लम्हों में उसके सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था। उसकी चीखें दिलहराश थीं। वो तड़प तड़प कर मर रहा था। जिस्म भट्टी में सुलग रहा था। आस पास उसके चलते बदन का तहफ़्फ़ुन उठ रहा था। मीर वस्फ़ के बारे में जो चौथी बात मशहूर थी, वो यही थी। वो अपने से वादा खिलाफ़ी करने वालों को सड़क पे ज़िंदा जला दिया करता था। सड़क पे ज़िंदा जलते हुए शम्स सुल्तान को आज उसका अंत पता चल गया था। आज जब उसके जिस्म का हर हर ज़र्रा झुलस रहा था और उसकी चीखें अरश तक जा रही थीं, तो लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह आपका हसद आपको जला देता है। जेल की कोठरी में नील सदा चेहरा लिए उकड़ू सी बैठी महरमा हर आहट पे डर जाती थी। हर कदम पे खौफज़दा थी। उसके चेहरे की नील उसकी सेलमेट्स की निशानियां थीं। उसके जख्मी वजूद और टूटे बदन ने आज उसको शायद सबक दे दिया था कि गिद्धों का बख्त क्या होता है और अपने बख्त से लड़ाई क्या होती है। उसकी भूरी आंख के नीचे एक बड़ा सा नीला निशान था। आंसू जब इस निशान से टकराते थे तो उसका पूरा जिस्म कांप जाता था। तकलीफ हद से सवा होने लगती थी। शायद उसके लिए ज़िंदगी वाकई सज़ा थी। पुलिस एहलकारों के साथ घसीटता हुआ जाता वहीं मिर्ज़ा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। उसे रह रहकर बस अपना बेटा याद आ रहा था। वो रह रहकर पुलिस एहलकारों के हाथों को नोचता था। वो ज़रा आगे जाते तो वो खुद को छुड़वा लेता था और ज़मीन पर बैठकर अपने सर में हाथ डालने लग जाता था।
उसका अंदर चल रहा था। रूह, दिल, दिमाग सब चल रहे थे। हर कोई जिसने हसद फैलाया था वो अपनी सुलगाई आग में जल रहा था। हर एक की आग मुख्तलिफ थी, लेकिन हर एक की आग झुलसा रही थी। ऐसे में दो मर्द और भी थे जो इस्लाम आ गए थे, जिन्होंने वक्त रहते खुद को माफ़ करवाया था और अपनी गलतियाँ गुनाह कबूल कर लिए थे। वक्त कभी भी उन लोगों के लिए सालिम नहीं रहता जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली हो। एक हफ्ता बाद ये एक होटल के बैंक्वेट का मंजर था। छत से लटके फानूस और उनकी मधम रोशनी हॉल में बैठे लोगों के चेहरे पे पड़ रही थी। जितने भी लोग थे सबने या तो स्याह पहन रखा था या फिर सफ़ेद। ये मेराज सुल्तान का मेमोरियल डिनर था और हॉल में बैठे सब लोग यहाँ तो उनके कॉलीग्स से या हेवन से जा चुके उनके बच्चे या फिर उनका ख़ानदान और दोस्त। एक ऐसी ही गोल मेज़ के गिर्द सुल्तान और हयात फैमिली जमा हो रखी थी। उनसे ज़रा फासले वाली मेज़ पे लैल, हारून और याकूत भी थे। याकूत यहाँ क्यों था? किसी ने नहीं पूछा। वो बस बैठा रहा, लोगों की बातें सुनता रहा। उमर हयात की मेज़ पे उसकी दाईं तरफ नफीसा हयात बैठी थी, स्याह जोड़े में मलबूस, स्याही दुपट्टा सर पे ओढ़े हुए। उमर की बाएं जानिब फहाद बैठा था, सफ़ेद सूट में, बालों को अच्छे से जमाए, और उनके साथ वाली कुर्सी पे हसन था। एक कुर्सी खाली थी, लेकिन अगर तुम नज़र उठाकर स्टेज की जानिब देखो तो उस कुर्सी की मालकिन तुम्हें स्टेज पे खड़ी नजर आएगी, हाले सुल्तान। हसीना आज नहीं आई थी। उनका दिल इतना उदास था कि वो आ ही ना सकी। कोरा स्याह काफ्तान पहने, बालों को जूड़े में लपेटे, कानों में धमकते हुए हीरे पहने, वो गर्दन उठाए हॉल में बैठे लोगों को देख रही थी। उससे बुलाया गया था ताकि वो कुछ बोले, अपने बाप की याद ताज़ा करे। हेलो एवरीबॉडी, उससे इत्माद के साथ कहना शुरू किया। ये इत्माद उसके सामने बैठा उसका शौहर और उसका भाई दे रहे थे। जब आपके घर के मर्द आपके साथ खड़े होने लगे तो बाकी सारी दुनिया खुद ब खुद आपको रास्ता देने लगेगी, और अगर यही मर्द आपके खिलाफ खड़े हो जाएं या फिर आपको सपोर्ट ना दे सकें तो बाकी सारी दुनिया आपके पैरों में पत्थर मार मार कर आपको गिराएगी। आज मेरे बाबा की बर्थडे है, स्टेज पे खड़े हाली कह रही थी। आज का दिन वो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ गुजारते थे। ना कोई गैदरिंग, ना कोई दोस्त, ना कारोबार, बस हम और हमारी फैमिली। वो बोझल दिल के साथ कह रही थी। लोग आंखों में नरमी लिए उसे देख रहे थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में है, हमेशा। मैंने अपने बाबा को बहुत जल्दी खो दिया। मुझे लगता था एक दिन वो वक्त आएगा जब बाबा बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं उनके साथ वक्त गुजार लिया करूंगी। अभी तो दोस्त, पार्टनर और ट्रैवलिंग का वक्त है। वो एक लम्हे को रुकी थी। हलक में बहुत कुछ अटका था। लोग उसके बोलने के मुंतज़िर थे। वो वक्त नहीं आया और बाबा चले गए। उसकी आंखों से दो आंसू टूट के गिरे थे। उमर ने रुख मोड़ लिया। उसके लिए अज़ियत हर अज़ियत से बड़ी थी कि वो हाले को रोते हुए देखे। उन सबसे बेनियाज वो कहे जा रही थी। हम सबको लगता है एक दिन एक वक्त आएगा जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और हम उनकी बहुत सारी खिदमत करेंगे। हम उनकी नेक औलाद बन जाएंगे और सब अच्छा अच्छा होगा। फेरी टेल यू नो। हॉल में सोगवारी सी कैफियत तारी हो गई। लोग गर्दन ऊंची किए बस उसे देख रहे थे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, ना आपके वालिदैन अचानक से बूढ़े होंगे, ना उनको अचानक कोई बीमारी आन घेरेगी। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। यही हल्का जोड़ों का दर्द एक दिन बेहद बढ़ जाएगा। यही हर वक्त की हारिश किसी दिन बड़ी बीमारी बन सकती है। खुदा के लिए अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारे। आखिर में वो इस तरह से बोली थी कि कई दिल जख्मी हुए थे। मेरे पापा चले गए और मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकी। मैं इस बात के लिए सारी ज़िंदगी गिल्टी रहूँगी। वो दुखते हुए हलक के साथ कह रही थी। आंसू बह जाना चाहते थे जिन्हें वो रोके हुए थी। अपने वालिदैन के काम आज से ही अपने ज़िम्मे ले लें। जानते हैं वो कौन सी औलाद होती है जो माँ बाप से बेजार उनके कामों से बेजार हो जाती है। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गई। सब लोगों को उसकी चुप के बाद बोलने का इंतज़ार था। वो कोई नाफरमान औलाद नहीं होती, वो बस आम इंसान होते हैं। आले ने कहना शुरू किया तो लोगों ने उसे नापसंदीदगी से देखा था। हम इंसानों के ऊपर अगर एक ढेर सारा बोझ डाल दोगे तो पहले पहल हम अच्छे और नाइस बनने की खातिर या फिर मजबूरी की खातिर या गिल्ट की खातिर सब कर लेंगे, लेकिन अचानक से आन पड़ा हुआ बोझ एक दिन हमें थका देगा और हम इंसान हैं,
फरिश्ते नहीं, हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन इस्लाह हर दौर में ज़रूरी है। लोगों के तासुरात नरम पड़े थे। उसका शौहर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज से अगर अपने वालिदैन के छोटे-छोटे काम अपने ज़िम्मे ले लेंगे, तो आगे जाकर आपको ज़िम्मेदारी बोझ नहीं लगेगी। आगे जाकर आपका दिल गिल्टी नहीं होगा। गम ओके है, गिल्ट को दिल का रास्ता दिखाएँ प्लीज़। वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी। यकदम लोग ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ पीटने लगे थे। वो उन सबको देखते हुए, मुस्कुराते हुए नीचे चली आई थी। उमर के करीब कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसके अग वाली मेज़ पे बैठा हारून शाहिद अब मुड़कर उससे कुछ कह रहा था। हर एक के चेहरे पर सुकून था। मुस्कुराते हुए, क्या कल तुम जल्दी घर आ सकते हो एएसपी साहब? अली उसको देखते हुए धीमी आवाज़ से पूछ रही थी। उमर पूरा का पूरा उसकी तरफ घूम गया था। क्यों? जल्दी क्यों आना है? लेट मी गेस, तुमने मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार किया होगा, है ना? या फिर तुम कॉफ़ी बनाकर मेरा इंतज़ार करोगी? ख्वाबों की दुनिया से निकल आए शौहर साहब। कल कपड़े धोने हैं, 1 हफ्ते के जमा हुए रखे हैं। और यहाँ एएसपी उमर हयात के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मैं अगले 3 दिन घर नहीं आ रहा। वो ऐलान करके अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। उसका तो सारा मूड ही गारत हो गया था। हॉल की मदमबत्तियाँ उनको खाना खाते हुए देखती रहीं। जिंदगी ने बिलाखिर एक सुकून का सांस खारिज किया था। चंद साल बाद ये उमर हयात के घर में वाक़या ओपन किचन का मंजर था, जहाँ से खाने की इश्तिहाअंगेज़ महक उठ रही थी। वो एप्रन बांधे हुए था। उसके स्याह बाल आज भी माथे पे गिरे हुए थे। उसकी स्याह आँखें वो आज भी उतनी ही जाज़िब नज़र थीं। वो चूल्हे पे रखे बर्तन में चम्मच चलाकर पलटा तो उसके सामने ही गोल मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पे 2 बच्चे बैठे थे। एक भरे-भरे गालों वाला बच्चा था। उसकी आँखें स्याह थीं, लेकिन मासूम सा वो अपनी माँ की तरह उसका सारा ध्यान मेज़ पे रखे उस अमेज़े की तरफ था, जिसे अब उसका बाप उन दोनों के लिए तैयार करने वाला था। दोनों से याद आया, उसके साथ वाली कुर्सी पे एक बच्ची बैठी थी। फूलदार फ्रॉक पहने, उसके लंबे बाल पुश पे फैले थे, जिसके ऊपर गुलाबी हेयर बैंड लगा था। उसकी आंखें सहीन थीं। एक्सरे करती हुई वो उस अमेज़े में डालने वाले अज्जा नोट कर रही थी। वो अपने भाई से छोटी थी, लेकिन अपने बाप की फेवरेट थी। उमर के लिए इहराम उसका बेटा था, जबकि इल्हाम उसकी माँ। वो हर वक्त बेटी बनने की बजाय माँ बनी रहती थी। ओके बेटा, अब आप मुझे बताओ, लास्ट टाइम हमने पिज़्ज़ा बनाते वक़्त कौन से इंग्रीडिएंट इस्तेमाल किए थे? वो अपने दोनों बच्चों को देखते हुए पूछ रहा था। उसके लहजे में अपने बच्चों के लिए बेपनाह नरमी थी। बाबा, लास्ट टाइम आपने मेरे पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत कम डाला था। एहराम ने गोया बाप की बात सुनी ही नहीं थी। उसे बस जायके की फिक्र थी, जबकि अल्हाम जल्दी जल्दी सारे अज्जा गिनवा रही थी। उमर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जब वो बोलकर चुप हुई तो उससे ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर एहराम को देखा। एहराम बेटा, आपको याद नहीं क्या हादसा थे? नरमी से जताकर बोला तो एहराम ने सर उठाया। अपनी गोल गोल आंखों से बाप को देखा। ये तो आपका काम है ना बाबा, मेरा काम तो टेस्ट याद रखना है। उसने अब भी मेज़ पर रखे पिज़्ज़ा से नज़र नहीं हटाई थी। उमर खोल कर रह गया था। पहले इसकी माँ थी, जिसे उसके खानों में नुक्स दिखता था, और अब उसका बेटा था, जो अपनी माँ के जितना ही खाने पीने का शौकीन था। लेकिन मजाल है जो उमर की कोई बात याद रख ले। मजाल है जो वो सवाए पास होने के कोई इजाफी नंबर्स ले आए। हाँ, अगर उससे पूछो स्कूल के बाहर किस ठेले पर क्या बिकता है, तो उसे सब याद था। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती थी। हर ठेले से अपनी गाड़ी रुकवा कर वो कुछ न कुछ खरीद कर लाना अपना फ़र्ज़ समझता था। वो स्कूल में हर उस बच्चे के साथ टिफ़िन एक्सचेंज करना अपना फ़र्ज़ समझता था, जिसके पास कुछ भी चटखारेदार हो। अल्हाम उसके बरअक्स थी। उसे पढ़ाई से और किताबों से फ़ुर्सत नहीं मिलती थी। वो स्कूल के हर स्पोर्ट्स मुकाबले में हिस्सा लेती थी और अपने भाई और माँ को ठेले और डब्बों का खाना खाते देख बिल्कुल अपने बाप ही की तरह नाक मुँह में चढ़ा लेती थी। अरहाम, अब आप यहाँ गौर से देखना और याद रखना मैं क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। उमर ने तंबीह की थी। उसी लम्हे उसकी माँ अंदर दाखिल हुई थी। उससे लंबी सफ़ेद कमीज़ के साथ बड़े-बड़े पाइचों वाला ट्राउज़र पहन रखा था। लंबे स्याह बाल पुष्ट पे फैले थे। कानों में हीरे पहने वो खूबसूरत लग रही थी, और कुछ जल्दी में भी। गए वक्तों में भी वो ज़्यादा नहीं बदली थी, लेकिन वज़न कुछ-कुछ बढ़ गया था। चलो, चलो बेटा अरहाम, देर हो रही है। तुम्हारे मामू की कॉल आने वाली है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े उसे कुर्सी से उतार रही थी। अरहाम खुश हो गया था। खाना खाने का ख्याल छोड़ वो नीचे उतर आया था। इल्हाम बेटा, आ जाओ आप भी। नहीं अम्मा, मैं बाबा के साथ काम कर रही हूँ। उसे तमीज़ से जवाब दिया था।
जिस पे उमर ने उसे फ़ख्रिया नज़रों से देखा था। फिर उन्हीं नज़रों से हाले को देखा, जैसे कह रहा हो, जाओ जाओ ले जाओ अपने चटोरे बेटे को। हाले भी एहराम का हाथ पकड़े हुए बाहर जाने लगी थी, लेकिन फिर वो ठहरी थी। नीचे झुककर एहराम के गाल को छुआ। मुझे एहराम की डिम्पल सबसे ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल अपने बाबा पर गया है, वो चिताते हुए कहती बाहर चली गई थी। उमर तो मानो खोल कर रह गया था। वो हर दफ़ा हाले से ही कहता था कि एहराम ज़रा भी उसके जैसा नहीं है। अगर कोई उसके जैसा है तो उसकी बेटी। और हाले हर दफ़ा उसे इसी खड़े की याद दिला जाती थी जो इल्हाम के काल में नहीं पड़ता था। सच था, वो सारे का सारा अपनी माँ जैसा होकर भी अपने बाप जैसा था। कनाडा के एक शहर में इस वक्त शाम के साए फैल रहे थे। हल्की हल्की बर्फबारी अब थम चुकी थी। लोग शाम का सुहाना वक्त पार्क में चहलकदमी करते हुए गुजार रहे थे। जरा ही फासले पे एक कॉफ़ी शॉप थी, जहाँ से रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की खुशबू सारे पार्क में फैल रही थी। ऐसे में अगर पार्क के निस्बतन खाली कोने की जानिब आओ तो वहाँ एक आदमी बैठा था। नीला लंबा ओवरकोट पहने, स्याह बालों को जेल से अच्छे से जमाए, हाथों में दस्ताने और पैरों में लंबे बूट पहने, वो आज भी अपनी तैयारी से सबूत देता था। हुस्न मुझ पे तमाम हुआ। वो शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था और उसी लम्हे उसका इंतज़ार जैसे ख़त्म हो गया था। सामने से कोई आ रहा था, कुछ सुनहरी आंखों वाला मर्द, और उसके साथ चलता हुआ सब्ज़ आंखों वाला खूबसूरत बच्चा। शाकूत जैसा दिखता था। उसकी आंखें अपनी माँ पे गई थीं, बस, वरना वो अपने बाप का परतू था। उसने सामने ही अपने बाप को देखा तो अपने मामों से हाथ छुड़वाता हुआ अपने बाप की जानिब दौड़ा था। याकूत हंसते हुए उससे अपने करीब आता दिखता रहा। वो उसके पास पहुंचा तो उसने अपने बेटे को बांसुओं में भर लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। बच्चा खिलखिला रहा था, हंस रहा था। उसकी हंसी की जलतरंग हर सू गूंज रही थी। उसके बाप के चेहरे पे एक अलोही सी चमक थी। नू उनसे फांसे पे खड़ा उन्हें देखे क्या था। कुछ वक्त बाद याकूत और नू एक संगी बेंच पे बैठे थे। मरजान मिर्जा पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। याकूत मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था, जिसकी घूंट वो वक्फे वक्फे से ले रहा था। अपनी बीवी और बच्चे को आकर ले जाओ याकूत, ये मुझ पे बोझ बनता जा रहा है। नू की आवाज़ पे उससे गर्दन मोड़ी थी। फिर अच्छा यही है कि इस बोझ के नीचे दब कर मर जाओ, वो सहूलत से बोला था। क्योंकि सच यही है कि मेरी और मेरे ख़ानदान की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो नू। नरमीन मेरे साथ नहीं रहना चाहती और अब शायद मैं भी नहीं रहना चाहता। वो दोबारा गर्दन मोड़कर अपने बेटे को देख रहा था। वो आज भी मेरी इज्जत नहीं करती, लेकिन आज मैं अपनी इज्जत करता हूँ। मैं उस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता। तो क्या तुम अब इस तरह ट्रेजिक एंडिंग के साथ रहोगे? क्या मिल रहा है तुम्हें ऐसी एंडिंग तो तुमने भी ख्वाब तक में नहीं सोची होगी। नू बरहम हुआ था। याकूत ने कंधे उचकाए। हमें हमेशा से बताया गया था शहजादे का शहजादी से मिल जाना हैप्पी एंडिंग है, लेकिन कहानी में शहजादे और शहजादी के अलावा भी कई किरदार होते हैं। वो अपने बेटे पर नजर जमाए बोल रहा था। हमें हैप्पी एंडिंग्स का मतलब ही गलत बताया गया था। आपकी खुशी आपसे जुड़ी होनी चाहिए, एक शख्स से नहीं, शहजादे या शहजादी से नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरा बेटा मेरी हैप्पी एंडिंग है। मेरा कारोबार, मेरी साख मेरी हैप्पी एंडिंग है। तुमसे किसने कहा? कहानी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। वो गर्दन मोड़े नू की आंखों में आंखें डाल चुका था। नू ने जसपस होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। याकूत गौर से उसे देख रहा था। कहानी में ट्रेजिक अंजाम तुम्हारा है नू। तुम अपना सारा कारोबार डुबो कर बैठे हो क्योंकि तुम्हें उसको चलाना ही नहीं आया। तुम कभी आका बन ही नहीं सके। गुलामी तुम्हारे अंदर सरायत कर गई। तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक लेकर चली गई और अब तुम्हारा बच्चा भी तुमसे मिल नहीं पाता। ये होती है ट्रेजिडी। उसे मैंने खुद छोड़ा था। नू ने सफाई देनी चाहिए। याकूत तलखी से हंसा था। तुम आज भी वैसे हो। तुम्हारे पास आज भी जस्टिफिकेशंस का अंबार है। नू ने कुछ कहने को लब खोले थे जब मरजान हवा हवा सा उन्हें अपनी जानिब आता दिखाई दिया। याकूत उसे देखकर एक बार फिर दिल से मुस्कुरा रहा था। वो करीब आकर सीने पे हाथ बांधे हल्के से खड़ा हो गया था। क्या हुआ मरजान? कुछ कह दिया क्या इन गोरों ने? याकूत उसके बाजुओं की कैंची सीधी कर रहा था। जोसेफ कहता है वो बहुत खूबसूरत है, हालांकि दुनिया का सबसे हसीन बच्चा तो मैं हूँ। उसे शिकवा किया था। याकूत मुस्कुराया। जोसेफ अपने पेरेंट्स के लिए सबसे हसीन है और तुम मेरे लिए। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए दुनिया का सबसे हसीन बच्चा होता है। नो, ऐसा नहीं होता। मरजान जोर देकर बोला।
तो याकूत ने उसको अचंभे से देखा था। मामा के लिए मैं हसीन नहीं हूँ, वो आज भी कहती हैं। हुस्न याकूत पे तमाम हुआ। वो बिल्कुल अपनी माँ की नकल उतारते हुए बोला था। याकूत का वजूद जैसे जंजीर हो गया था। एक सरसराते झोंके ने जैसे उसे बर्फ कर दिया था। वो साकिन रह गया था। लब हल्के से वार रह गए। क्या तुम्हारी माँ वाकई ऐसा कहती हैं? वो बदकत बोल पाया था। मरजान ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया था। एक कर्बनाक सा तासुर था जो याकूत के चेहरे पे फैल गया था। उसे सर झटका और मरजान से उसके स्कूल के मुतालिक छोटे छोटे सवाल कर रहा था। मान लो याकूत मिर्ज़ा, तुम्हारी एंडिंग भी ट्रेजिक है। नू उससे कान के करीब बोलते हुए उठा था और कॉफ़ी शॉप की जाने मुड़ गया। याकूत ने चंद लम्हा उसकी बात पे गौर किया, फिर सर झटक दिया। मरजान मिर्ज़ा की मुस्कुराहट उसकी हैप्पी एंडिंग थी और वो इसी में खुश था। पूंछ के सोफे पे आलती पालती मारे बैठी हाले सुल्तान के आगे लैपटॉप रखा था, जिसकी स्क्रीन पे हसन का चेहरा नजर आता था। इन चंद सालों में वो काफ़ी बड़ा हो गया था। आंखें मजीद सहीन और खूबसूरत हो गई थीं। कद काठ निकल आया था। हल्की बढ़ी हुई शेप और उसकी शोखी, उसका तो आज तक कोई जवाब नहीं था। वो 22-23 साल की उम्र में था और उसकी यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियां उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर की दिलदादा थीं। वो आजकल इंग्लैंड में था, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। हसन, मुझे साफ साफ बताओ, कहीं तुमने छुप छुपा कर कोई गोली तो नहीं फंसा रखी? आह! उसकी बहन, वो आज भी बच्चों की तरह उसकी तफ्तीश करती थी। हसन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अब तुमसे क्या छुपाना हाले, और क्या राज रखना। आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। वो ऐसे अंदाज से बोला था कि हाले का दिल खोलने लगा था। उससे लैपटॉप मज़ीद आगे कर लिया। मैंने यहाँ 4 शादियाँ कर रखी हैं और हर बीवी से 3-3 बच्चे हैं मेरे। मैं तो कभी कभी खुद भूल जाता हूँ कौन से वाले का क्या नाम है और कौन सी वाली किस वाली से है। हसन, तुम सुधर जाओ और साफ साफ बताओ मुझे, आजकल क्या कर रहे हो तुम? वो एक बार फिर मुश्कूक हुई थी। हसन ने कंधे उचकाए। क्या करता हूँ? कुछ भी तो नहीं। बस शाम में 3-4 गर्लफ्रेंड्स, रात में ड्रग्स, शराब, क्लबिंग, और हाँ, अगर कभी कभी मूड बन जाए तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम्स में भी हिस्सा लेता हूँ। वो सादगी से कह रहा था और यहाँ हाले की बस हो चुकी थी। उमर, उमर यहाँ आओ, उमर। वो बुलंद आवाज में उसे पुकार रही थी। उमर किचन से आता दिखाई दिया। साथ में इल्हाम भी थी। वो सोफे की जानिब चला आया था। एहराम पहले ही खाले के साथ जुड़कर बैठा था। उमर, तुम इसे देख रहे हो ना? ये मुझे सही से कुछ नहीं बता रहा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है? क्यों तंग कर रहे हो मेरी बीवी को? खर्चा पानी बंद करवाना है? वो दबंग अंदाज में सोफे पे बैठते और स्क्रीन अपनी जानिब घुमाते हुए पूछ रहा था। अरे देखो, मैं तो डर गया। मेरे हाथ कांप रहे हैं। कहीं तुम मुझे थाने में तो बंद नहीं कर रहे? सामने भी हसन था। तुम्हारे हाथ कांपे या ना, लेकिन अगर रकम भेजते हुए मेरे हाथ कांपने लगे ना, तो तुम्हारी रूह ज़रूर कांप उठेगी। शराफत से इंसान बनकर रहो और भूलो मत कि तुम्हारी जायदाद की अटॉर्नी मेरे पास है। वो आज भी वैसा ही था। वो तो ज़रा भी नहीं बदला था। वो उमर हयात था। हसन अब के धीमा पड़ा था। हाले और उमर को खा जाने वाली नजरों से देखा। मुझे ना तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। मेरे बच्चों से बात कराओ। वो बोला तो उमर ने भी उकताकर लैपटॉप का रुख बच्चों की जानिब कर दिया। हेलो मामू, कैसे हैं आप? ये इल्हाम थी, हल्की आवाज़ में पूछती हुई। हसन ने फ़ौरन मुंह बना लिया था। कितनी बार, कितनी बार कहा है मुझे मामू ना कहा करो। अरे तुम लोगों से चंद एक साल ही बड़ा हूं मैं। हसन कहो मुझे। इल्हाम अब उससे कुछ कह रही थी। वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। हाले उठ गई थी। उसके पास अभी करने को बहुत काम थे। हसन अब अगले कई घंटे उनसे बात करने वाला था। इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में बनी एक ऊंची इमारत में बना एक ऑफिस हमारी कहानी का हिस्सा है। इस ऑफिस में दबे कदम दाखिल होकर अगर कंपनी के सीईओ के कमरे में आओ तो वहाँ तुम्हें पावर सीट से टेक लगाए बैठा सफ़ीर सुल्तान नजर आएगा। ऐश ग्रे डिनर सूट में मलबूस, भूरे बाल जेल से जमा के पीछे को किए, वो सामने बैठी लड़की को देख रहा था जो कम पेश उसी की हम उम्र थी। गोरी गुलाबी रंगत वाली शहला रहमान। शहला उसकी कोलीग थी। वो दोनों पिछले कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे और अब चंद दिनों पहले ही शहला के प्रपोज करने पे सफ़ीर उससे शादी करने की हामी भर चुका था। इस वक्त वो दोनों इसी मामले में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तुम अपने खानदान से किसी को नहीं बुला रहे सफ़ीर? उसकी आवाज़ नरम थी, दिल पे फौवार की तरह पड़ती हुई। सफ़ीर मुस्कुराया था। मैं बुला चुका हूँ मादाम। अपनी कज़न को कॉल की थी मैंने। वो आ जाएगी और दादा तो हैं ही मेरे साथ। और अगर वो ना आई? तुमने कहा था ना
तुम लोग अच्छे टर्म्स पे नहीं। शैला को बस एक ही सदमा था, सफ़ीर के ख़ानदान के नहाने का। अच्छे टर्म्स की बात पे सफ़ीर फुट सा गया था, फिर नज़र उठाकर शैला को देखा। वो हाले सुल्तान है, दिलों में बोझ नहीं रखती। मुझे यकीन है वो आ जाएगी। मेरी अपने भाई हसन से भी बात हुई है। अगले हफ्ते वो भी छुट्टियां लेकर आ रहा है। बड़ी अम्मी और बाकी सब भी होंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? आखिर में वो हल्के फुल्के लहजे में बोला तो शैला के तासुरात ढीले पड़े थे। उससे चंद लम्हा सफ़ीर को देखा, फिर हल्की आवाज़ से पूछने लगी, तुम खुश हो ना सफ़ीर? मेरा मतलब है, अगर तुम चाहो तो हम मज़ीद इंतज़ार कर सकते हैं। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। सफ़ीर नरमी से मुस्कुराया था। मैंने खुश होना और वक्त की तकसीम पे सवाल उठाना छोड़ दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। तुम मेरी हैप्पी एंडिंग हो। मेरी कंपनी मेरी हैप्पी एंडिंग है। मैं तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसे यकीन दहानी करवाई तो शहला के कंधों से बोझ सिरक गया था। वो अब शादी के कार्ड की बाबत कुछ कह रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। वो उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर देती थी। रात गहरी होकर उमर हयात के बंगले पे उतर आई थी। जनवरी का महीना था। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड तो कराची में पड़ रही थी। ऐसे में लॉन के सोफे पे बैठी हाले सुल्तान मुस्कुराते हुए अपने सामने से आते शोहर को देख रही थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सब्ज चाय रखी थी और साथ रंगीन मीठी टिक्कियाँ। आह! क्वेटा की वो सर्द रात एक झमक्के से याद आ गई थी। वो करीब चला आया, कप उठाकर हाले के हाथ में थमाया और हाथ पे फैली शॉल फैलाकर उसके गिरद दी। इस सर्दी में ये शाल गनीमत थी। अपना कप उठाकर वो उसके पास ही बैठ गया था। तुम्हारा चटोरा बेटा सो गया? हाले ने घूम कर उसको देखा था। हाँ, सो गया, जिस तरह तुम्हारी चुगलखोर बेटी सो गई। हिसाब बेबाक हुआ। मेरी बेटी चुगलखोर नहीं है, वो बस अपने बाप से बात नहीं छुपाती। उमर फौरन दिफा कर गया था। हाले ने एक हाथ से शॉल उसके ऊपर फैलाई थी। अब वो दोनों एक एक पल्लू संभाले बैठे थे, सब चाय हाथ में लिए एक दूसरे के करीब। अच्छा उमर, ये बताओ, दोनों बच्चों में तुम्हारा फेवरेट कौन है? वो जानती थी उमर अपनी बेटी का नाम लेगा, लेकिन मेरी फेवरेट तो आज भी तुम हो। वो उसे लाजवाब कर गया था। हाले खुलकर मुस्कुराई थी। दिल जैसे अंदर तक शांत हो गया था। वो कम इजहार करता था, लेकिन जब करता था दिल को छू लेता था। सफ़ी की कॉल आई थी, शादी कर रहा है वो। हाल ने इतला दी थी। उससे कह दो हम नहीं आ रहे, बहुत खर्चा हो जाएगा। उससे कहते साथ अपनी चाय का खून भरा था। तुम पुलिस में एक आला ओहदेदार बन चुके हो, लेकिन आज भी इतने ही कंजूस हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओहदा बढ़ने के साथ साथ मेरी पैसे से मोहब्बत भी बढ़ रही है। क्या करूं? वो उसके हाथ में मीठी डाली देते हुए कह रहा था। तुम्हें पैसा ज़्यादा पसंद है या मैं? वो बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। उमर ने एक नज़र अपने खाली कप को देखा और फिर हाले के अधभरे कप को। जाहिर है तुम। वो कहते साथ उसके हाथ से कप ले गया था। हाले ने जाने दिया वो इस आदमी को कई हजार बार अपनी चाय कॉफ़ी पिला सकती थी। कितने साल गुजर गए उमर, पता ही नहीं चला। हाले यासियत से बोली थी। आसमान पे खड़ा चांद बहुत सा उनको तक रहा था। तुम्हें कैसे पता चलेगा? असल पता तो मेरे बैंक अकाउंट्स को चल रहा है। वो चलकर बोला तो हाले ने कुलस कर उसको देखा था, फिर शक्तम पैर नीचे उतारे। तुम तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक बात करना ही फजूल है। इधर दो मेरी शॉल। उसे झपट कर उसके कंधों पे डाली हुई शॉल उतार ली थी और तेज तेज कदम उठाती अंदर बढ़ने लगी। जब अब से आती उम्र की आवाज़ पे उसके कदम संजीर हुए थे। क्यों हर वक्त पैसा पैसा करती हो? तुम पे तो उमर सारी दुनिया लुटा सकता है। हाले थम गई थी। उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे, लेकिन वो मुड़ी नहीं। और उमर हयात ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैं उसके जज साहब की बेटी हूँ, या फिर मेरा चेहरा उसके किसी अजीज से मिलता है? वो बगैर मुड़े पूछ रही थी। बिकॉज यू आर द वुमेन आई लव विथ ऑल माई हार्ट। वो पुकारा तो हाले बेख्तियार मुस्कुराई थी। असूलन तो अब तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए मादाम। अब के वो मुड़ी थी, चंद लम्हा उसको देखा। तुम्हारी आवाज़ इस कराहे अर्ज का सबसे खूबसूरत साउंड है, उमर को देखकर बोली थी। ना करो, मैं रोने लगूंगा। वो ऐसे अंदाज से बोला था कि हाले हंस पड़ी थी। वो उसे हंसते हुए देखे गया। शादी के 6 सालों में वो उसे 2 तोहफे दे गई थी और उमर हयात के लिए पहले से भी ज़्यादा अजीज हो गई थी। वो हंस रही थी। पूरे चांद की रात में उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। उमर मबहूत सा उसे देख रहा था। बिलाशुबा वो आज भी उसका पसंदीदा मंजर थी। बीन ब्लॉसम की ऊपरी मंजिल पे इस वक्त हाले सुल्तान अपने ऑफिस में बैठी थी। काम कम था, सो उससे हारून के साथ वीडियो कॉल मिला रखी थी। लैपटॉप के चौखट्टे में वो नजर आ रहा था।
हमेशा की तरह हशाश प्रशास मुस्कुराता हुआ। अब आ जाओ हारून, 2 साल हो गए तुम्हें लंदन गए हुए। हाले उसे खुरक रही थी। हारून हंस दिया। अब इस बार आओ तो आंटी से कहती हूँ तुम्हारे लिए लड़की देख रखें, शादी करवाएंगे तुम्हारी। वो जैसे सारे फैसले किए बैठी थी। तुम लड़की ढूंढो, मैं इनकार नहीं करूंगा, वादा है। हारून ने जैसे हथियार डाले थे, हाले ने मुंह के साफे बिगाड़ लिए थे। इतने अच्छे नहीं हो तुम, बनो मत। अब आ जाओ यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जो आपका हुक्म, अगले हफ्ते आ जाता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो हाले भी हंसी थी। चंद एक बातों के बाद वो कॉल काट चुकी थी। यहाँ से दूर लंदन की एक फ्लैट में बैठा हारून शायद गहरी सांस लेकर रह गया था। उसके चेहरे पर आज भी पहले दिन जैसा कर्व आया था। उसने मेज के दराज से डायरी निकाल ली, के साथ एक पेन निकाला। अब वो सर झुका के कुछ लिख रहा था। मैं उसे भूल नहीं सकता, कम से कम इस जिंदगी में नहीं, या फिर शायद अगले चंद सालों तक नहीं। वो गर्दन झुकाए लिख रहा था। ना मैं उसका जोग लेकर बैठा हूँ, न सर में हाँक डाली है, लेकिन दिल के जख्म आज भी उधड़े हुए हैं। वो आज भी इतनी शिद्दत से याद आती है और मैं उसकी याद को रोक नहीं पाता। वो एक लम्हे को हाथ रोक कर बैठा, चंद गहरे सांस लिए और एक बार फिर कागज पे झुका। उसकी याद रोकना ऐसे है जैसे सांस रोकना, और तुमने इंसानों को अपनी सांस रोकते हुए बहुत कम देखा होगा। मसला ये नहीं कि वो याद आती है, मसला ये है कि जब याद आती है तो आज भी पहले दिन की तरह तकलीफ क्यों होती है। वो लिखता जा रहा था। लिखना थेरेपी था और वो सेहतमंद रहना चाहता था। मैं वक्त की तकसीम से नाखुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बस उसकी याद पे बेहिस होना चाहता हूँ। लेकिन शायद ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, बावकार हूँ। उसने सर झटका। आज, इतने सालों बाद, मैं ज़िंदगी में एक अच्छी जगह, अच्छे मुकाम पे हूँ, खुश हूँ। लेकिन अगर आज भी मुझे ज़िंदगी से कुछ मांगने का मौका मिला तो मैं उसे मांगूंगा। उसने बेदिली से डायरी बंद की और सीधा हो बैठा। हारून शायद से ये कह देना कि वो हाले को भूल जाए, ये ऐसा था जैसे सांस लेना छोड़ दूँ। मैं उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक याद रखूंगा। ये उससे लिखा नहीं था, ये बस खुद से दोहराया था। मेरी हैप्पी एंडिंग ये है कि मैंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। मैं अपने साथ, अपने असल के साथ, अपने रंगों के साथ खुश हूँ। हर कहानी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। इस कहानी में मैं सही, हर कहानी में हैप्पी एंडिंग शहज़ादी का मिल जाना नहीं होता। कुछ कहानियों में आपका असल आपको मिल जाना भी हैप्पी एंडिंग होती है। वो उठकर खिड़की के पास चला आया। सामने सड़क पर ही कुछ बच्चे फुटबॉल हाथों में लिए रोड की तरफ जा रहे थे। खिड़की में खड़े हारून को देख और फिर सबने भागी से उसे पुकारा था। वो उसे देखकर चमक रहे थे। हारून मुस्कुराते हुए खिड़की से हट गया था। अब वो फ्लैट का दरवाज़ा खोले नीचे जा रहा था, पुरसुकून, बावकार। कराची की एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर इस वक्त एक छोटे कटे बालों वाली लड़की एक बंगले के बाहर खड़ी थी। छोटा सा एक मंजिला बंगला। लैल सिकंदर ने उसे अपने 8 साल की मेहनत से बनाया था। ये उसका घर था। वो वीडियो कॉल पे हारून को घर दिखा रही थी, आगे पीछे घूम घूम कर, रोते हुए, हर तरफ से। बस वो चाहती थी कि सब देख लें, लैल सिकंदर के पास अब अपना घर है। मैं बहुत खुश हूँ हारून, बहुत बहुत ज़्यादा। वो मोबाइल को चेहरे के आगे किए रोते हुए कह रही थी, साथ साथ हंस भी रही थी। मुझे लगता था उमर मुझे नहीं मिल सका तो मेरी एंडिंग ट्रेजिक होगी, मेरे लिए अब कोई खुशी नहीं आएगी। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी खुशियाँ मुझसे जुड़ी हैं, उमर हयात से नहीं। अपनी असल खुशी मैं खुद हूँ। हारून उसको मुस्कुराते हुए सुन रहा था। वो दोनों एक दूसरे से करीब थे। मैंने अपनी हैप्पी एंडिंग पा ली है। लैल सिकंदर अपनी हैप्पी एंडिंग है। मेरा घर मेरी हैप्पी एंडिंग है। और हारून शाहिद, तुम जैसा दोस्त मेरी हैप्पी एंडिंग है। मैं खुश हूँ, वक्त की तकसीम से भी और अपनी एंडिंग से भी। तुम खुश हो ना हारून? वो अब रुक कर हारून से पूछ रही थी। शुक्र है, आधे घंटे की कॉल में 10 मिनट घर दिखाने, 10 मिनट रोने और 10 मिनट अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाने के बाद तुम्हें याद आ गया कि मैं भी मौजूद हूँ। वो चलकर बोला तो लैल भीगी आंखों से हंसी थी। मैं तुम्हें अंदर से घर दिखाती हूँ, वो चहकते हुए कहती अंदर चली गई थी। कराची के एक बहुत बड़े और महंगे स्कूल के बाहर उमर हयात अपनी गाड़ी रोक चुका था। अगली सीट पर उसके साथ हाले बैठी थी और पीछे उसकी औलाद। एहराम, आज तुम अपना लंच खाओगे। हरगिज़ भी तुम किसी बच्चे से उसका खाना लेकर नहीं खाओगे, ओके? उमर ने गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए पूछा था। वो हमेशा की तरह जी बाबा ताबेदारी से कह गया था। कल मैंने तुम्हें कुछ और भी सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? अब की उमर संजीदा था।
बेहद संजीदा। दोनों बच्चों ने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया था और फिर अगले ही लम्हे हाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ बैड टच। वो दोनों अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ रखकर बता रहे थे। हाले खोल कर रह गई थी। उमर क्या कर रहे हो? वो दोनों अभी बच्चे हैं। नागवारी से टोकने पे उमर उसकी तरफ मुड़ा था। वो देसी माँ थी, उसकी ऐसी फिक्र बनती थी। बच्चे हैं इसीलिए बता रहा हूँ, बड़े होकर सबको पता लग जाता है, लेकिन तब तक कई बच्चे जिस्मानी इस्तेसाल का निशाना बन चुके होते हैं। वो बोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया था और फिर दोनों बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और अपने बाजुओं में उठा लिया। वो दोनों उससे बहुत कुछ कह रहे थे। उमर उसी तरह उनकी सुनते हुए उन्हें गेट के अंदर छोड़ आया। वो दोनों उससे हाथ मिलाते हुए अंदर चले आए थे। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? आधी छुट्टी के वक्त जब इल्हाम अपने स्कूल ग्राउंड में बैठी थी, तब उसके पास रुकते हुए एक लड़के ने पूछा था। वो कोई 16-17 बरस का लड़का था। बाबा ने कहा है स्ट्रेंजर से कुछ भी कबूल नहीं करते। लड़का अब उसके करीब बेंच पर बैठ गया था। सब सख्त उन्हें देख रहे थे। लेकिन मैं स्ट्रेंजर तो हरगिज़ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ, इतने अच्छे से जितने अच्छे से उनको मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। उसके लहजे में कुछ था कि ठटका जाए। इल्हाम ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। वो खूबसूरत दिखता था, ग्रूम्ड सा। आप बाबा को कैसे जानते हो? वो मासूमियत से पूछ रही थी। तुम्हारे बाबा भी अदाकार हैं और मैं भी। फ़र्क ये है कि उनकी अदाकारी असली होती है और मेरी जाली। मेरी अदाकारी से किसी के घर खराब नहीं होते, लेकिन तुम्हारे बाबा ख़ानदान तोड़ देते हैं। वो बहुत खूबसूरत बोलता था। काश वो अच्छी बातें करता और अपनी उम्र से बड़े मुकालमे बोलता था। काश अच्छे मकसद के लिए बोलता। मेरे बाबा ने कहा है स्ट्रेंजर से बात मत करना। वो कहकर उठ गई थी। लड़का जख्मी आंखें लिए उसे जाता हुआ देखता रहा। यकदम उसके पीछे एक शोर सा भागा था। वो इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद आया था। वजह उसकी मकबूलियत थी। अपने बाबा से कहना हम बहुत जल्द मिलेंगे, अजनबी नहीं, शनासा बनकर। वो कहते हुए मुड़ गया था। हजूम अब भी उसके पीछे था। वो उसका नाम ले लेकर उसको पुकार रहे थे। बुरहान पीरज़ादा, बुरहान पीरज़ादा। ख़त्म शुद। फाइनली हमारा ये नॉवल ख़त्म हो गया। पता नहीं क्यों इस नॉवल को ख़त्म करते हुए मुझे कुछ दुख सा हो रहा है, ऐसे जैसे आप किसी दोस्त से जुदा हो रहे होते हो। और स्पेशली मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक्चुअली मोटिवेशन दी कि मैं इस नॉवल को कंप्लीट कर सकूँ, वरना शायद मैं इसे बीच में छोड़ देती या शायद ये अभी इतनी जल्दी कंप्लीट ना हो पाता। तो इस सब के लिए आप लोगों का स्पेशल थैंक्स। आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके कमेंट्स मेरे लिए क्या मीन करते हैं। क्या मुझे हर एपिसोड के शुरू और आखिर में बात करनी चाहिए? अब जबकि ये नॉवल ख़त्म हो गया है, तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ऑल्सो आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी आखिर तक मेरी बकवास सुन रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। एक छोटा सा बटन है, उसे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं, बट इट वुड हेल्प मी अलॉट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड आप हो तो मैं हूँ।